उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि आज है काउंटिंग का दिन। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सेंटर्स पर मतगणना की शुरुआत हो जाएगी और इसके लिए तैयारी पुख्ता तौर पर कर ली गई है। सभी जिला मुख्यालयों के साथ हल्द्वानी, ऋषिकेश, कोटद्वार और रुड़की जैसे बड़े शहरों में भी वोटों की गिनती होगी। पूरे राज्य में निकाय चुनाव में अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो 66% लोगों ने मतदान किया है। वोटों की गिनती थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, लेकिन रिजल्ट के लिए लंबा इंतजार करना होगा, क्योंकि ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से वोटिंग होती है निकाय चुनाव में, और ऐसे में बैलेट पेपर्स की गिनती में वक्त लगता है। काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सात पंडाल, 105 टेबल। चंपावत की बात कर ली जाए, 3 नगर पालिका, और इस तरह से पूरे प्रदेश का क्या हाल है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कहाँ कितने टेबल लगाए गए हैं वोटों की गिनती के लिए, और एक राउंड की गिनती में 3 से 4 घंटे का वक्त लग जाता है लगभग। सुनील नवप्रभात देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पुलकित शुक्ला हरिद्वार से हमारे साथ है, आलोक रावत पौड़ी से और मनोज जुयाल रुड़की से हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपने अपने जिलों और आसपास के जिलों का हाल बताएंगे। सुनील, सबसे पहले आपके पास आती हूँ। आपने बताया कि किस तरह से वहां पर इंतजाम किए गए हैं और एक राउंड की गिनती में 2 से 3 घंटे का वक्त लग जाता है। देहरादून जो सबसे बड़ा नगर निगम है, यहाँ पर अब राजनीतिक बात कर लेते हैं तैयारी के साथ साथ कि किसे कितनी उम्मीदें हैं। राजधानी एरिया है और यहाँ पर सबसे अधिक 100 वार्ड है, तो सबसे ज्यादा वोटर्स भी इसी राजधानी एरिया में हैं। पिछले 3 टर्म से यानी कि 15 सालों से यहाँ पर लगातार बीजेपी जीतती आई है। कांग्रेस मात्र राज्य बनने के बाद एक बार 2003 से 2008 के टर्म में यहाँ पर जीती थी। उसके बाद से कांग्रेस यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पाई है। तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि वो राजधानी के इस महत्वपूर्ण नगर निगम में अपना खाता खोले, एक बार फिर से अपनी वापसी करे। तो बीजेपी के लिए भी बड़ा चैलेंज है कि वो 3 टर्म यहाँ पर रही है, सरकार उसकी है, राजधानी का ये एरिया है, तो उसकी कोशिश होगी कि वो अपने जो यहाँ पर ताजपोशी है उसको कंटिन्यू बनाए रखे, इस सीट को एक बार फिर से हासिल करे। तो इसलिए भी ये बड़ा चैलेंजिंग है और पूरे प्रदेश की नजरें देहरादून नगर निगम की सीट पर बनी रहेंगी। और खासकर इस सीट के रुझान जानने के लिए, इस सीट के परिणाम जानने के लिए, फाइनल परिणाम के लिए आपको सबसे लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। वाकई, क्योंकि वोटों की गिनती जो हो रही है, वोटों की संख्या ज्यादा है तो वक्त भी ज्यादा लगेगा। बने रहे हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। मनोज जुयाल का रुख कर लेते हैं, रुड़की से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, रुड़की में भी कांटे की टक्कर देखने को मिली। दोनों ही पार्टियां, चाहे वो आम आदमी समाज, माफ कीजिएगा, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, जो मुख्य 2 पार्टियां हैं, दोनों में ही बगावत भी देखने को मिली, दोनों में नाराजगी भी देखने को मिली कई जगहों पर, और उन्हें मनाने की कोशिश भी देखने को मिली। अब जब वोटों की गिनती वहां पर शुरू हो गई है तो तैयारी किस तरह के किए गए हैं, साथ ही वहां पर जो राजनीतिक दल है उनके दावे क्या है? मैं इस समय खड़ा हूं जो बीएसएम इंटर कॉलेज है, जहां पे मतगणना शुरू होगी ठीक 8 बजे। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि यहां से लोग प्रवेश कर रहे हैं। आज सबसे खास बात यह है कि काउंटिंग का दिन है और इसमें मीडिया के लिए प्रवेश वर्जित किया गया है, क्योंकि इन्होंने साफ कहा है कि मीडिया अंदर नहीं जाएगी। इसलिए हम जो कॉलेज हैं उसके बाहर से ही रिपोर्टिंग करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी क्या हमारे पास किस तरीके के आंकड़े आते हैं। फिलहाल ये तो बात का विषय होगा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे जो मुकाबला बना हुआ है, त्रिकोणीय मुकाबला है, बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उनके बीच यहाँ पे मुकाबला देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे जो वोटिंग हुई थी, वोटिंग में भी काफी हंगामा हुआ था। उसके बाद लगातार यहाँ पे जो काउंटिंग की वो शुरू होगी, वो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। लेकिन पुलिस की जो व्यवस्था है चाक चौबंद है और उसको लेकर भी पुलिस भी किसी तरीके की चूक नहीं की जाती। हर प्रत्याशी का दावा है कि वो जीत करेंगे, लेकिन जब मतपेटियां खुलेगी तो साफ पता लग जाएगा रुड़की का मेयर कौन बनेगा। लेकिन रुड़की का इतिहास रहा है, जब से राज्य बना है पहली बार भी आज तक कोई भी राष्ट्रीय पार्टियां यहाँ पे अपना खाता नहीं खोल पाई है। निर्दलीय का ही यहाँ पे दबदबा रहा है। इस बार भी अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो निर्दलीय है वही बाजी मारते हैं या राष्ट्रीय पार्टियां अपना कब्जा हासिल कर पाती है। लेकिन फिलहाल जब मतपेटियां खुलेगी तो सभी का भाग्य का फैसला हो जाएगा। और पहली बार भी महिला प्रत्याशी यहाँ पे मैदान में है और वो भी पहला जब बनेंगे तो पहली महिला मेयर रुड़की को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मैं यदि देहात क्षेत्रों की बात करूँ तो नगर
पंचायतें हैं, 4 नई नगर पंचायतें बनी है, इनमें भी लोगों का दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पे चेयरमैन बनेंगे और सभासद बनेंगे, उसको लेकर भी जो उनके समर्थक हैं उनमें खासा उत्साह है। एजेंट सुबह से ही लाइनों में लगे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अंदर जाने की खासतौर पे यहाँ पे जद्दोजहद की जा रही है। जिस तरीके से पुलिस की व्यवस्था है, क्योंकि खासतौर पे देखा जा सकता है कि पार्किंग की भी यहाँ पे बहुत दूर व्यवस्था की गई है। और मीडिया के लिए मैं खासतौर पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं बाहर खड़ा हूँ, कई बार अधिकारियों से बात करने के बावजूद मीडिया को बाहर खड़ा कर दिया गया। अब इससे साफ जाहिर होता है किस तरीके की मतगणना होगी, ये फिलहाल बाद में पता लग पाएगा। लेकिन जिस तरीके की यहाँ पे इंतजार है, सभी को इंतजार है, यहाँ पर भी वोटों की गिनती कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। और वोटिंग के दौरान तो खूब हंगामा दिखा था, लेकिन उस तरह का हंगामा क्या आज भी देखने को मिलेगा? हालांकि पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से सख्त इंतजाम किए गए हैं कि हालात हमेशा कंट्रोल में रहे, काबू में रहे। पुलकित हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। पुलकित, वहां की तैयारी दिखाएं कि वोटों की गिनती को लेकर तैयारी किस तरह से की गई है और वहां पर जो राजनीतिक समीकरण है वो कैसा है? देखिए, हरिद्वार के पन्नालाल भल्ला इंटर कॉलेज में मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। इस जगह पर 2 जगह की वोट काउंटिंग होनी है, हरिद्वार नगर निगम की और शिवालिक नगर पालिका की यहाँ पर काउंटिंग होनी है। 8 बजने में थोड़ा ही समय बाकी है और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो वोटों की जो गिनती है, मतगणना, वो शुरू हो जाएगी। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि जितने भी ड्यूटी में लगे हुए जितने भी कर्मचारी हैं, जो भी यहाँ पर ड्यूटी में तैनात लोग हैं, वो लगातार उनके पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। उनकी पूरी तरह से चेकिंग करने के बाद उनको अंदर स्ट्रांग रूम में एंट्री दी जा रही है। 8 बजे ये मतगणना यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। हरिद्वार के अगर राजनीतिक समीकरण की अगर बात करें तो यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में जो सीधी टक्कर है वो यहाँ पर नजर आ रही है। पिछली बार कांग्रेस की मेयर यहाँ पर बनी थी और भाजपा का बोर्ड यहाँ पर बना था। हालांकि बहुत ज्यादा अंतर के साथ जो है कांग्रेस यहाँ पर जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। महज 3600 वोटों से कांग्रेस की अनीता शर्मा ने जीत दर्ज की थी। इस बार बीजेपी की किरण जैसल और कांग्रेस की अमरीश देवी चुनावी मैदान में है। दोनों पार्टियों की ओर से जोर शोर से चुनाव प्रचार किया गया। बड़े स्टार प्रचारक, बड़े नेता दोनों पार्टियों के यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए आए। रोड शो हुए, रैली हुई। सभी पार्टियों ने, सभी दलों ने, सभी कैंडिडेट ने अपनी अपनी बात को जनता के बीच में पहुंचाया। अब आज जब मतगणना शुरू हो जाएगी, 8 बजे मतगणना शुरू होगी और कल तक, क्योंकि बैलेट पेपर से जो चुनाव हुए हैं उसमें जो मतगणना है उसमें होने में थोड़ा समय लगता है। ईवीएम की अगर बात करें तो जिस दिन मतगणना शुरू होती है दोपहर के बाद तक, लगभग तीसरे पहर तक जो रिजल्ट है वो सामने आ जाते हैं। लेकिन जो बैलेट पेपर की जो मतगणना है उसको थोड़ा होने में समय लगता है, उसमें थोड़ा धीमी गति से उसकी चलती है। तो माना जाता है कि लगभग अगले दिन तक 24 घंटे या उससे अधिक का समय लग सकता है। पिछली बार 9 से 10 बजे अगले दिन के जो मतगणना थी वो समाप्त हुई थी। तो आज भी उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग देर रात तक या कल सुबह तक की पूरी तरह से जो परिणाम आ पाएंगे। तो परिणाम तो सुबह तक का इंतजार करना पड़ सकता है पूरे तरह से परिणाम को जानने के लिए। आप बने रहे हमारे साथ। आलोक रावत पौड़ी से जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। आलोक, वहां की तैयारी भी दिखाएं और कितना इंतजार यहाँ करना पड़ सकता है वोटर्स की संख्या और पार्टीज को देखते हुए? जी, बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी में खड़ा हूँ। यहाँ पे पौड़ी नगर पालिका की मतगणना होनी है। इस बार जो पौड़ी जिले की मैं बात करूँ तो 64% यहाँ पे मतदान हुआ है और पौड़ी नगर पालिका में 60% मतदान और श्रीनगर नगर निगम में 67% मतदान हुआ है। तो सुरक्षित जो मतगणना है उसकी तैयारियां पूरी है। मैं दिखा सकता हूँ आपको कि सुरक्षा के यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ साथ पूरे जिले की बात करूँ तो 56 टेबल लगाई गई हैं जिसमें मतगणना चलनी है। करीब 402 कार्मिक जो है वो मतगणना में लगाए गए। इसके लिए कुछ रिजर्व भी रखे गए हैं, कुछ कार्मिक। और करीब मैं ये कह सकता हूँ कि देर शाम तक मतगणना के रिजल्ट आ जाएंगे। पौड़ी की मैं बात करूँ, पौड़ी नगर पालिका की बात करूँ तो यहाँ पे 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। भाजपा से सुषमा रावत हैं, कांग्रेस से यशोदा नेगी हैं, इसके साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पे मैदान में है। श्रीनगर नगर निगम की बात करूँ तो यहाँ पे 5 प्रत्याशी मैदान में है। भाजपा से यहाँ पे आशा उपाध्याय और कांग्रेस से मीना रावत समेत निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है। तो देखने वाली बात ये होगी कि किसकी झोली में मेयर की सीट और अध्यक्ष की सीट जाएगी। जी ठीक है आलोक, बने रहे हमारे साथ। सुनील नवप्रभात का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। सुनील, आप पॉलिटिकल पार्टीज में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दावे अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन इसी बीच निर्दलीय का फैक्टर भी है। हालांकि जो अहम मेयर सीट के लिए नगर निगमों की बात है तो वहां पर तो मना लिए गए, नेताओं को मना लिया गया पार्टीज की ओर से। बावजूद इसके निर्दलीय कितना बड़ा चैलेंज दे रहे हैं?
देखिए, मैंने कहा निर्दलीय बहुत बड़ा चैलेंज है दोनों ही पार्टियों के लिए, बीजेपी और कांग्रेस के लिए, चाहे वो नगर निगम की बात हो या नगर पालिका की बात हो। अभी आपने मनोज जुयाल को सुना रुड़की से। रुड़की में कांग्रेस से भी निर्दलीय मैदान में है, और जिस तरह से वहां का समीकरण बता रहे थे कि बीजेपी और कांग्रेस निर्दलीय के चक्कर में वहां पर उलझी पड़ी है। बीजेपी भी जो कल हमने एक मोटा मोटा जो आंकलन बताया था बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों से जो हमने बातचीत की थी, तो रुड़की नगर निगम को लेकर बीजेपी बहुत आशंकित है, क्योंकि वहां पर लगातार त्रिकोणीय संघर्ष बना हुआ है। इसी तरह से नगर पालिकाओं में भी कई जगह निर्दलीय ने दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का, बीजेपी और कांग्रेस का गणित गड़बड़ाया है। तो निर्दलीयों का एक बड़ा फैक्टर इसमें रहा है। और खासकर मैंने कहा, जब नगर निगम का बोर्ड बनता है तो जिस तरह से पुलकित अभी हरिद्वार से बता रहे थे कि पिछले टर्म में वहां पर कांग्रेस की मेयर थी, लेकिन बोर्ड बीजेपी का वहां पर बना था। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा कि अगर आपका मेयर बन भी गया तो सभासद क्या आपके बहुमत में आ पाते हैं, क्योंकि सभासद अगर बहुमत में आते हैं तभी आपके मेयर बनने का फायदा मिल पाता है कि आप जब सदन में बैठते हैं तो वहां पर कोई भी फैसला लेना होता है तो बहुमत के आधार पर होता है। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आज का ये बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है काउंटिंग। खासकर अगर मैं देहरादून नगर निगम की बात करूं या फिर जो ऋषिकेश नगर निगम की अगर हम बात कर लें, ऋषिकेश में जिस तरह से पूरे समीकरण उलझे पड़े हैं कि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के बीच वहां पर जो निर्दलीय कैंडिडेट मैदान में है उसने दोनों ही पार्टियों का गणित वहां पर गड़बड़ा दिया है। और ये इसीलिए बीजेपी भी इस सीट को डाउटफुल है इस सीट को लेकर कि यहाँ पर जीत हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो आज का जो काउंटिंग होगी ये रोचक रुझान हमारे दर्शकों के लिए आने वाले हैं। इसके लिए भले ही हमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि बैलेट पेपर के जरिए ये काउंटिंग होने जा रही है। और जिस तरह से हमने पहले भी बताया कि इस बार जब वोटिंग हुई तो एक ही बॉक्स में सभासद पार्षद के भी बैलेट पेपर डाले गए। और बिल्कुल, तो सबसे पहले तो इन बैलेट पेपर्स को सेग्रीगेट करना होगा, अलग अलग करना होगा, और उसके बाद उनकी गिनती शुरू हो पाएगी, तो एक लंबा वक्त लगेगा। शैलेंद्र नेगी हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, वहां पर कितने टेबल लगाए गए हैं वोटों की गिनती के लिए, कितना इंतजार करना पड़ सकता है, और ये भी हमारे दर्शकों को बताएं कि पूरी प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, जो नैनीताल जिले में है 3 काउंटिंग सेंटर्स, मेजर काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर जितनी भी नगर पालिका, नगर पंचायत और जो नगर निगम है उनकी जो काउंटिंग होगी वो की जाएगी। हल्द्वानी के समय, हल्द्वानी का जो एमबी इंटर कॉलेज है उसके ग्राउंड में इस समय मैं मौजूद हूं, और यहाँ पर कुल मिला के 54 टेबल्स लगाई गई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो टेबल हैं 56 जो टेबल्स हैं वो नगर निगम हल्द्वानी के लिए लगाई गई हैं। उसके अलावा जो 4 टेबल हैं वो छोटी जो नगर पालिकाएं जिसमें हमारा काला ढूंगी है, लाल कुआं है, इनके लिए लगाई गई है। दूसरा, नैनीताल में काउंटिंग सेंटर बनाया गया जहां पे नैनीताल, भीमताल और भवाली की काउंटिंग होगी, और रामनगर के पीएनजी कॉलेज में रामनगर नगर पालिका की काउंटिंग होगी। तो इस तरीके से 3 काउंटिंग सेंटर से जहां से हमें चुनाव नतीजे देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से उधम सिंह नगर में भी काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। जो छोटी नगर पालिकाएं उनमें 4 बनाए गए हैं टेबल्स कैसी में, और जो बड़ी नगर पालिकाएं हैं उनमें 11 बनाए गए हैं, और जो नगर निगम है उनमें 56 से ज्यादा टेबल्स लगाई गई हैं, और कई हॉल्स में इसकी व्यवस्था की गई है। हल्द्वानी में जो 56 टेबल्स लगाई गई हैं नगर निगम की काउंटिंग के लिए, उसमें जो है वो उनको 4 हॉल्स में शिफ्ट किया गया है। तो शुरुआती जैसे ही 8 बजेंगे, अब से चंद मिनटों बाद यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे पहले सेग्रीगेशन का काम होगा, लेकिन जैसा पहले होता था कि गड्डियां बनाई जाती थी कि गड्डियां एक एक करके फिर लास्ट में गिनती होती थी, अब ऐसा नहीं होगा। अब बिल्कुल पैरेलल ही इनकी गिनती शुरू की जाएगी। यानी इस तरफ अगर हमारे पास एक पर्चा है मेयर का और दूसरा जो है सभासद का, तो एक एक करके गिनती शुरू हो जाएगी। और बहुत जल्द ही जो है, क्योंकि पहले ये होता था, मुझे याद है साल 2018 में हम इसी ग्राउंड पे जब कवरेज के लिए आए थे तो रात को 12 बज गए थे नगर निगम का चुनाव नतीजा आते आते, मेयर का चुनाव नतीजा आते आते। यही वजह है कि टेबल्स की संख्या बढ़ाई गई है, 56 किया गया है, ताकि चुनाव नतीजे बहुत जल्दी आ जाएं। क्योंकि जो लोग चुनाव ड्यूटी में होते हैं वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जो एजेंट्स बनाए जाते हैं वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो चुनाव आयोग ने जिस तरीके की फजीहत झेली है पिछले दिनों वोटिंग के दौरान, उस तरह की फजीहत ना हो आज काउंटिंग में, इसलिए थोड़ा सा एडवांस व्यवस्थाएं आज हमें देखने को मिलेंगी। जी, बने रहिए शैलेंद्र, लौटेंगे आपके पास। पुलकित का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। पुलकित, हरिद्वार में जो परिस्थिति बनी थी कि मेयर कांग्रेस का, लेकिन उसके सभासद थे वो बीजेपी से जुड़े हुए थे, ऐसी क्या स्थिति इस बार भी बनती दिख रही है, या फिर बीजेपी ने ज्यादा मेहनत की है या कांग्रेस की ओर से मेहनत ज्यादा देखी गई? यहाँ पर पहुंच
पुलकित आवाज मिल रही है आपको? अब देखिए मतगणना आपसे 8 बजे थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। अगर तैयारियों की बात करें, पूरी तरह से जो पार्टियों की ओर से जितने भी दमखम थे वो यहाँ पर लगाए गए हैं। भाजपा की ओर से अपना पूरा चुनाव प्रचार किया गया, कांग्रेस की ओर से प्रचार किया गया। बोर्ड जो है पिछली बार जरूर बीजेपी का बना था, लेकिन जो मेयर थी वो कांग्रेस की बनी थी, अनिता शर्मा ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। और पूरे 5 साल यहाँ पर इसी तरह की खींचतान चलती रही, क्योंकि जो मेयर थी वो कांग्रेस की थी और 5 साल इस बात की खींचतान चलती रही। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे कि क्योंकि सरकार जो प्रदेश में वो भाजपा की थी, और इस तरह के आरोप लगते रहे कि सरकार की ओर से काम करने नहीं दिया जा रहा है। और जो बोर्ड था, जो भाजपा के जो पार्षद थे, उनकी तरफ से हालांकि पूरा समर्थन मिलता रहा, उस बात का खंडन करता रहा। इस बात को पूरी तरह से कोरी राजनीति बताया गया। इस बार ये मतदाताओं की ओर से भी ये कम से कम उम्मीद जताई गई है। जब भी हमने उनसे पहुंचकर बात करने की कोशिश की, जिन भी लोगों से बात की, तो उन्होंने इस बात को भी, आम मतदाता के मन में भी एक बड़ा मुद्दा था कि इस तरह की राजनीति, इस तरह की खींचतान जो है वो लगातार नगर निगम में नहीं होनी चाहिए। इससे विकास कार्य जो है वो बाधित होते हैं। इसलिए मतदाताओं की ओर से भी इस बार स्पष्ट इस तरह का जनादेश देने की कोशिश की गई है कि जिसका भी बोर्ड बने, एक स्पष्ट बोर्ड बनना चाहिए, ताकि किसी भी तरह के जो विकास कार्य है वो उसमें अवरुद्ध ना हो और निर्बाध रूप से सभी तरह के काम चलते रहे। इस बार जरूर जो दोनों पार्टियां हैं वो पूरी तरह से इस प्रयास में जी, जुटी तो हुई हैं। दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत लगाई। हमने देखा कि बड़े बड़े नेता, अगर बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो खुद सीएम चुनाव मैदान में थे, खुद सीएम प्रचार में जुटे थे, तमाम सांसद प्रचार में जुटे हुए थे। तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी थोड़ी बहुत खटपट वाली स्थिति थी, लेकिन चीजों को उन्होंने संभालने की कोशिश की। बाद में चुनाव प्रचार को और तेज कर दिया। सुनील का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। सुनील, ट्रिपल इंजन की सरकार, ये नारे दिए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास काम और ज्यादा तेजी से होंगे। अगर अब पूरे प्रदेश की बात कर ली जाए तो क्या परिस्थितियां अभी तक रही हैं और क्या बदलाव होता आपको दिख रहा है? देखिए, पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो मुख्य फोकस 11 नगर निगमों पे रहा है और सभी चाहते हैं कि जो अर्बन बॉडीज की ये बड़ी सरकारें हैं इन पे उनका कब्जा हो जाए। बीजेपी ने इसके लिए भरसक कोशिशें की। अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार के 18 दिनों में 52 से अधिक जनसभाएं और रोड शो की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार ग्राउंड पर डटे रहे। जो पदाधिकारी हैं उनको बीजेपी ने बाकायदा जिम्मेदारियां सौंपी हुई थी। विधायक और मंत्री तक, इसमें मंत्री से लेकर सांसद तक, उनको पूरी तरह से इस चुनाव में जुटाया गया था। और ये बाकायदा बीजेपी की ओर से ये निर्देश अपने सांसदों को, मंत्रियों को, विधायकों को दिए गए थे कि ये निकाय चुनाव की जीत और हार उनका परफॉर्मेंस भी तय करेगी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गंभीरता से राजनीतिक दल इस चुनाव में लगे हुए थे। अभी जो 11 नगर निगम है, 11 नगर निगमों में कई जगह निर्दलियों ने और बागियों ने दोनों ही पार्टियों के समीकरण गड़बड़ाए हुए हैं। तो बहुत सारी जगह पर जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण भी निर्णायक भूमिका में है। खासकर हल्द्वानी, जहां अभी शैलेंद्र बता रहे थे, हल्द्वानी नगर निगम में वहां पर मुस्लिम और एससी वोटर्स के कारण बीजेपी को लगता है कि यहां पर उसका गणित गड़बड़ा सकता है। तो कांग्रेस वहां पर पॉजिटिव रुख में है। कांग्रेस को लगता है कि यहां पर उनको बढ़त मिल सकती है। ठीक इसी तरह से ऋषिकेश में निर्दलीय ने समीकरण गड़बड़ाए हुए हैं। हम बात करें रुड़की की, तो रुड़की में कांग्रेस की बागी ने वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाया हुआ है। श्रीनगर नगर निगम में दोनों ही पार्टियों की ओर से बागी उम्मीदवार मैदान में हैं, कांग्रेस की ओर से भी और बीजेपी की ओर से भी। तो यहाँ पर बागियों ने दोनों का ही, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की, दोनों के ही समीकरण यहाँ पर गड़बड़ा दिए हैं। तो कमोबेश हर नगर निगम में परिस्थितियां अलग अलग देखने को मिल रही है। धन्यवाद आप सभी का इस वक्त हमारे साथ बने रहने के लिए, बताने के लिए कि किस तरह की तैयारी की गई है।